वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एरिगार्ड। आज की वीडियो लेक्चर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का सॉलिड स्टेट में वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसके अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है, व्हाट आर सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को यदि हम कहें तो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी सॉलिड को पढ़ा है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, फॉर्म होती है मैटर की। इट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर की तीन फॉर्म्स होती है, तो उन्हीं में से एक फॉर्म है मैटर की जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, ठीक है, विच आर इनकम्प्रेसिबल, which are incompressible and rigid सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। अब देखिए, यदि सॉलिड्स क्या है, इनकम्प्रेसिबल है और रिजिड है, तो इसका मतलब कि उनकी एक डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप है। दैट इज दे possesses definite shape, mass and वॉल्यूम। अब देखिए, यदि शेप फिक्स है, मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी क्या है, फिक्स है। शेप फिक्स कब होगी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स their constituent particles have fixed position। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यदि फिक्स हो जाते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है आपके पास, काफी हाई है। मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, इन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो क्या रहेगी, शॉर्ट रहेगी, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, मीन्स शॉर्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, शॉर्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास होता है सॉलिड। सॉलिड को हम डिफाइन करेंगे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी दे पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, उनके पास एक डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम होता है। दैट्स व्हाई उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हो गई आपके पास, फिक्स हुई है। पोजीशन फिक्स है, इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी उनका हाई है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, एंड जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लेते हैं, जो भी आप एग्जाम्पल्स के तौर पे ले, लाइक आपके पास कोई भी चौक है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कोई चेयर है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कोई पेंसिल है। जो भी आपके पास सॉलिड सब्सटेंसेस हो जिनकी शेप क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे आपके पास, सॉलिड्स। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो आप देखते हैं सॉलिड्स के केस में वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास डायमंड। ठीक है, तो ये था आपके पास सॉलिड्स का केस।
यस स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। आपको क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस जो है वो शो करना है। क्वेश्चन आपके पास आया था IGU 2018 एंड KUK 2015। तो एक साइड हम लिखेंगे डिफरेंस के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड वन साइड हम लिखते हैं आपके पास अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, एक आपके पास क्या है, अमोर्फस सॉलिड है और एक आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है, हम डिफरेंस करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट डिफरेंस इसके बीच में है वो क्या है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स, या हम उनको क्या समझते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड। दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, क्या होते हैं ये, ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, सेकंड साइड जो आपके पास है अमोर्फस सॉलिड्स, इनको बोला जाता है सूडो सॉलिड्स, दैट इज नकली सॉलिड्स। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज सूडो सॉलिड्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड, सूडो solids, they are considered as pseudo solids। सेकेंड डिफरेंस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच हम करेंगे इनकी डेफिनेशन। तो उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो फिगर गिवन है दैट इज फिगर नंबर 1। ठीक है, एंड फिगर नंबर 2 को तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखते हो तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये क्या है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ये एक ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है, एक फाइनाइट ऑर्डर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उससे आपके पास क्या मिलता है, एक परफेक्ट ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो यदि यहाँ आप देखें तो यदि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंसीडर करूं तो इसके अराउंड आपको एक हेक्सागोनल जो है पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप कहीं भी जाइए इस सॉलिड्स के अंदर आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ये पैटर्न जो है बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट भी देखते हैं आप, तो नेक्स्ट में आपके पास सेम इसी तरह का पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व होगा। ओके, लेकिन यदि आप अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर देखते हैं तो जो पैटर्न है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं है। ठीक है, वो एक शॉर्ट रेंज तक चलता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जो है आपके पास अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट आप यहाँ नहीं देख पाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स they have definite and a regular geometry due to finite and orderly arrangement of their constituent पार्टिकल्स। ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डरली है। ठीक है, एक ऑर्डर में है, दैट्स वाई उनके पास एक डेफिनेट जो है ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पर देखने को मिलती है, डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। नाउ अमोर्फस सॉलिड्स के केस में हम क्या बोलेंगे, दे डोंट हैव definite and regular geometry, उनके पास एक डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है। डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री उनके केस में नहीं होती है ड्यू टू अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अनऑर्डर्ड arrangement of constituent particles, कोई अरेंजमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, दैट्स वाई उनके पास कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है। जैसे हमने इस केस में बोला है कि आपके पास एक
हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट, ना स्फीयर, प्लेनर, ट्राइगोनल, किसी तरह का कोई अरेंजमेंट आपको इस केस में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप बात करें यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है डायमंड का। ठीक है, या आप और भी अरेंजमेंट ले सकते हैं, लाइक आपके पास NaCl है, ठीक है, आपके पास क्या है, ग्रेफाइट है, या सिलिकॉन कार्बाइड है, या फिर आपके पास सॉलिड CO2 है। all are the examples of crystalline solids। देखिए, यदि मैं बात करूं आपके पास यहाँ किसके केस की, डायमंड के केस की। ठीक है, तो डायमंड के केस में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ एक ऑर्डर अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ओके, यदि यहाँ देखा जाए तो आपको किस तरह का अरेंजमेंट दिखता है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे तो फिर आपके पास क्या मिलेगा, 4 का पैक मिलता है। फिर यदि आप देखें तो फिर आपको एक 4 का पैक मिलता है। फिर अगेन देखते हैं तो फिर आपके पास एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है वो पर्टिकुलर सभी केसेस में आपको मिलेगा, यहाँ डायमंड का केस में। लेकिन यदि आप यहाँ दूसरे केस में देखते हैं कि आपके पास, यदि मैं एग्जांपल लूँ अमोर्फस के केस में, तो अमोर्फस के केस में यदि मैं ग्लास का लेती हूँ एग्जांपल्स, ठीक है, आप यहाँ पे ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकता है अमोर्फस केस में। तो देखिए, यहाँ यदि हम अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट में आपके पास क्या है कि यदि आप यहाँ, ये ग्लास है और इसका ये अरेंजमेंट आपके पास गिवन है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, यहाँ ब्रेक हो गया है, देन एक अलग पैटर्न आपको मिलता है, कहीं 5 मेंबर्ड रिंग मिलती है, कभी 6 मेंबर्ड रिंग मिलती है, कहीं 7 मेंबर्ड रिंग मिलती है। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपके पास अमोर्फस सॉलिड का। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास है दैट इज, हमारे पास जब हम इसको किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं, किसी शार्प एज टूल से कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो ये आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है। और इधर हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, अमोर्फस सॉलिड्स को। ठीक है, यदि आप शार्प एज्ड नाइफ से कट करते हो, शार्प एज्ड टूल ले लेते हैं हम, उसके थ्रू यदि इसको कट किया जाता है तो उससे क्या होता है, एक क्लीन क्लीवेज आपको ऑब्टेन होता है। एक क्लीन क्लीवेज इज ऑब्टेन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन यदि आपने इस अमोर्फस सॉलिड को कट किया है बाय शार्प एज्ड टूल, ठीक है, तो उस केस में एक इरेगुलर कट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इरेगुलर कट आपको यहाँ पर, ये जो कट आएगा आपके पास, ये कैसा है, इरेगुलर कट है। लेकिन यहाँ पर ये जो कट आपके पास मिला है किसके केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास रेगुलर कट, जिसको आप बोल सकते हो क्लीन सा क्लीवेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है, एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और जो आपके पास अमोर्फस सॉलिड होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए अनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की केस को डिस्कस करते हैं तो आप फिगर देखिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में हम बोलते हैं कि आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। तो यदि आप किसी एक एक्सिस के अलोंग, यदि मैं कहूं कि मैंने इस बी एक्सिस के अलोंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखे, तो देखिए सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके पास क्या है, जो आपके पास ब्लू शो हो रहे हैं। ठीक है, यदि मैं इसी थिंग्स को किसके अलोंग देखूं, किसी एक एक्सिस सी या डी के अलोंग देखूं, तो उस केस में आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक रेड बॉल, देन ब्लू बॉल, देन रेड, देन ब्लू एंड देन रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑब्टेन होती है। लेकिन आप बोलते हो कि यदि मैं बात करूं किसके केस में, यदि मैं बात करती हूं आपके पास अमोर्फस के केस में,
तो अमोर्फस के केस में देखिए हमने कहा है कि कोई एक रेगुलर पैटर्न तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप किसी भी एक डायरेक्शंस में जाइए, आपको जो पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास, सेम सा पैटर्न ऑब्टेन जो होता है, ठीक है। कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं, तो वहां पर जो है अरेंजमेंट का कंसेप्ट जो हो जाए है वो तो आपके पास क्या हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। तो अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर यदि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या मिले आपके पास, डिफरेंट मिले, ठीक है। तो आप इसको अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज शो करता है कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सम ऑफ द physical properties are different in different डायरेक्शंस। और आइसोट्रोपिक का मतलब ही आपके पास देखिए क्या हुआ, आइसोट्रोपिक मीन्स सेम, एंट्रोपिक मीन्स डायरेक्शंस, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन सॉरी डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके पास क्या है, सेम प्रॉपर्टीज मिलती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो क्या होंगी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। आप इसको लिख सकते हैं कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल properties are same in all directions, ठीक है। तो आपने कहा कि क्रिस्टलाइन के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड्स के केस में आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें क्या है, देखिए जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है वहां पर, दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड अमोर्फस के केस में दे शो ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, देखिए कि यदि मैं बात करूं अमोर्फस सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, तो यदि हम यहाँ देखें तो पैटर्न जो है आपके पास क्या है, सेम है। इसका मतलब यदि आप यहाँ पर इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो सभी के अंदर क्या है, इक्वल अमाउंट में एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं कहूं कि यदि मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है, मेल्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ यदि इसका 100 डिग्री सेल्सियस है तो नेक्स्ट का भी आपके पास 100 मिलेगा, उससे नेक्स्ट का भी 100 और उससे नेक्स्ट का भी 100। तो यहाँ एक पर्टिकुलर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है कि आप बोल सकते हो कि कंप्लीट, यदि मैं कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है क्रिस्टल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। किसका है आपके पास, इधर आपके पास आप कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, और सेकेंड साइड आप कर रहे हैं अमोर्फस सॉलिड को। नाउ देखिए जब अमोर्फस सॉलिड्स का केस लेते हैं तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो है ही नहीं। यदि हम कोई एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ देखें, ठीक है, तो सपोज कीजिए यदि फर्स्ट पार्ट है उसका 105 है, सेकंड पार्ट क्योंकि अरेंजमेंट डिफर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास डिफर मिलेगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन एक नेक्स्ट पार्ट आप लेते हैं जिसमें आपके पास मेल्टिंग पॉइंट 108 है, नेक्स्ट के अंदर आपके पास 1110 है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पर्टिकुलर जो टेम्परेचर मिला वो 105 से 1110 के बीच में मिला, ठीक है। 105 डिग्री सेल्सियस से 1110 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिला, ना कि एक शार्प एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास नहीं मिला जहां पर आपका जो अमोर्फस सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई हमने कहा है कि ये क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस आता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में आता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स shows two breaks in their cooling curve, in their cooling कर्व। कूलिंग कर्व्स क्या होती है कि जब भी कोई सॉलिड्स क्या होता है, कूल हो रहा होता है, मेल्ट होगा तो वो क्या होगा आपके पास, कूल होगा, ठीक है। यदि वो सॉलिड्स क्या है, कूल हो रहा है, मीन्स का मतलब ये है कि उस केस में आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ यदि सॉलिड्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का केस लेते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में मैंने कहा है कि आपके पास क्या है, टू ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो वहां जहां आपके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट
स्टार्ट होता है और जहाँ सेकंड पार्ट जहाँ क्रिस्टलाइजेशन आपके पास एंड अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 2 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है आपके पास कांस्टेंट, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, होना क्या चाहिए था, पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज होते रहना चाहिए था। ठीक है, ऐसा यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो आपके पास जो सॉलिड है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यदि एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब देखिए पर्टिकुलरली होता क्या रहा है कि आपके पास जब वो सॉलिड कूल हो रहा था, कूलिंग कर्व जो आपको ऑब्टेन हो रही थी वो कूलिंग से हो रही थी, तो आपके पास कूल हो रहा था, लेकिन सिस्टम ने जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो पर्टिकुलरली जितना डिक्रीज हुआ था वो उतना ही इंक्रीज हो गया, तो आपके पास जो टेम्परेचर रहा वो उस टाइम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास 2 ब्रेक्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड के केस में, अमोर्फस सॉलिड के केस में आपके पास एक स्मूथ कूलिंग कर्व आती है। ठीक है, स्मूथ कूलिंग कर्व ऑब्टेन होती है आपके पास। ठीक है, यहाँ कोई ब्रेक्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर क्या होता रहेगा, डाउन होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स शो अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ा था कि आपके पास किसके थ्रू शो की जाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के थ्रू। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो क्या दिखाते हैं, अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। तो अमोर्फस सॉलिड्स को आप क्या बोलते थे, सूडो सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स। तो ये आपके पास हुए इनके आंसर। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने इसको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी, तो हम यहाँ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को आपने क्या बोला था, अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, हमने क्या कहा कि यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हुआ, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है यदि ये डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो आप उसको बोलते हैं कि वो सॉलिड्स क्या दिखा रहा है, अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखिए हमने कहा था कि एक रेगुलर अरेंजमेंट आपके पास देखने को मिलता है। यदि एक रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि हम यदि किसी भी एक्सिस के अलोंग, यदि मैं कहूं कि मैंने बी एक्सिस के अलोंग देखा, तो देखिए बी एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या हो रखा है, बी एक्सिस के अलोंग आप यहाँ यदि अरेंजमेंट देखें तो आपके पास सारे एक ही टाइप के पॉइंट्स यदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सारे ग्रीन कलर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप दूसरा जो है एक्सिस लेते हैं, लाइक C2D लेते हैं, तो इस केस में आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या मिल रहे हैं, आपके पास एक जैसे ही मिल रहे हैं, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एंड ब्लू। बट वो बी एक्सिस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट से टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब हम अलग अलग एक्सिस के लोग जाते हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। दैट्स व्हाई उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आपके पास डिफरेंट होंगी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है यहाँ पर, अमोर्फस सॉलिड्स। तो देखिए अमोर्फस सॉलिड्स को हमने सूडो सॉलिड इसलिए बोला है कि वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, यदि हम ग्लास का ही एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, यदि मैं किसका एग्जांपल लेती हूँ, ग्लास का एग्जांपल लेती हूँ, एक लंबे टाइम के बाद यदि इसका सन के ऊपर एक्सप्लोजर होता रहता है, ठीक है, यदि ये सन का एक्सप्लोजर होता है ग्लास के ऊपर, तो जो ग्लास है वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लास जो होता है उसको आप सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हो, सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, जिसको काफी कूल किया गया है वो लिक्विड जो है वो उसे क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। तो ग्लास जो है वो अपनी सॉलिडिटी की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, लूज कर सकता है यदि हाई टेम्परेचर इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है,
दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट सॉलिड्स नहीं है, ये क्या है, सूडो सॉलिड्स है, नकली सॉलिड्स हैं, इनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। देखिए आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी को हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया है, तो आप वहां से इसको रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन केयू के 2015 के अंदर पूछा गया है। हम देखेंगे यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखिए जो आइसोमॉर्फिज्म है, फर्स्टली ये क्या होता है, देखिए आइसो का मतलब क्या होता है आपके पास, सेम, मॉर्फस मीन्स शेप या फॉर्म, जिसको आप बोल सकते हो शेप या फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशंस क्या होती है, सेम होती है, और उनकी शेप भी क्या मिलेंगी आपको पास, सेम मिलेगी। तो आप बोलेंगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, crystalline substances having same chemical composition, having same chemical composition and same shape, same crystal shape, same crystal शेप, वो क्या होंगे आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ एग्जांपल्स लूं NaCl का एंड NaBr का, तो दोनों के दोनों जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिक फॉर्म में। और यदि मैं इनका एटॉमिक रेशियो देखूं तो वो भी क्या है आपके पास, जो आप केमिकल कंपोजिशंस बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो जो है वो क्या है आपके पास, 1:1, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस क्या होंगे, आइसोमॉर्फिज्म। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो सब्सटेंसेस विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब ही क्या होता है, मोर देन वन फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। तो सब्सटेंसेस which exist in more than one form, ठीक है। एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन होता है, ये ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन क्या दिखाता है, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। और यहाँ यदि हम बात करें NaCl की और NaBr की, तो वो क्या दिखा रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास केयू के 2016 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन आयनिक क्रिस्टल्स, आपको आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर नोट लिखना है। तो देखिए आयनिक क्रिस्टल्स क्या है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल्स क्या होता है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिस क्रिस्टल के अंदर क्या हो आपके पास, आयंस हो, ठीक है। आयंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कैटायंस और एनायंस होते हैं वो। अब देखिए कैटायन और एनायन के बीच में जो आयंस होते हैं उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम इसकी देखें तो सबसे पहले हम बोलेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका और हाई ही इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नाउ यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैटायन और एनायंस है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टेट के अंदर। नाउ यदि हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पोलर है, तो हमने पढ़ा है ये क्या करेंगे, पोलर के अंदर ही डिसॉल्व करते हैं, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ठीक है। तो डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि ये काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होने का रीजन हमने बोला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उतने ही क्लोजली पैक्ड होंगे, और जितने क्लोजली पैक्ड होंगे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जितना क्लोजली पैक मिलेगा क्रिस्टल, उतना ही आपके पास हार्ड मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया था KU के 2016 के। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्रिस्टलोग्राफी एंड जो आपके पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं उनको स्टडी करेंगे।